हाँ जी, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, ईएमसी की आपकी जो क्लासेस होती हैं, आपको ईएमसी फंड भी दिया गया है। उसके बारे में ही यहाँ पर आपको, मतलब वो फंड उसके बारे में नहीं है, बट उससे हम इसको रिलेट करेंगे। तो देखो, इस चैप्टर का नाम है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है और उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप एक, समझ लो, विशेषता है एक व्यक्ति की, का पर्सनल ट्रेट है, जिसमें कि वो रिस्क लेकर बिजनेस सेटअप करता है। तो व्यक्ति के अंदर ये एक विशेषता डेवलप कैसे की जा सकती है और कैसे वो व्यक्ति बिजनेस आगे बढ़ा सकता है, क्या उसे गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलती हैं, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ये आपका डिटेल में है। ईडी, कंसेप्ट एंड नीड आपको करनी है। प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है। आप लोगों को भी जो फंड्स प्रोवाइड किए गए हैं 11th एंड 12th क्लास के बच्चों को, वो स्टार्टअप के लिए ही दिए गए हैं कि आप लोग भी स्टार्टअप सेट करो। आपके अंदर ये जो ईएमसी प्रोग्राम चल रहा है वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंडर चल रहा है कि हमें भी बच्चों को, जैसे कि आपको बार बार कहा जाता है, आपको पढ़ाते हुए भी, और जब हमने फंड्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे तब भी मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट का जो हमारे, मतलब जो है हमारे जो प्लानर्स हैं, उनका एम है कि बच्चे जॉब, सभी बच्चे पढ़ लिख कर केवल जॉब सीकर ना बने, यानी जॉब्स को ढूंढने वाले ना बने, बल्कि जॉब प्रोवाइडर्स भी बने। और जॉब प्रोवाइडर यानी जॉब देने वाले बने। तो जॉब कब देंगे? जब उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज़ जो हैं डेवलप होंगी। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम, इसमें गवर्नमेंट क्या बेनिफिट्स, क्या जो है इंसेंटिव्स दे रही है, ये आप इसमें पढ़ोगे। वेज टू फंड स्टार्टअप, स्टार्टअप्स को शुरू करने के लिए जो पैसा आपके पास, किस किस तरीके से आप जो है स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें भी आपको बहुत नई नई चीज़ें पता लगेंगी। स्मॉल स्केल एंटरप्राइज क्या होती हैं, बल्कि ये स्मॉल स्केल एंटरप्राइज को आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसको एमएसएमई कहा है। स्मॉल स्केल, ओनली स्मॉल स्केल नहीं, बल्कि माइक्रो एमएसएमई। अगर आप कभी न्यूज़ में भी सुनो, कभी अगर आपने कोई बिजनेस न्यूज़ सुनी हो या कोई बिजनेस टॉक सुनते हो, तो उसमें एमएसएमई वर्ड बहुत यूज़ किया जाता है। एमएसएमई का मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। वो क्या होती हैं, उसकी डेफिनेशन, इंडिया में उनका रोल, और गवर्नमेंट उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए क्या स्पेशल स्टेप्स उठा रही है, वो सब आप इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक गूगल पर सर्च की हुई एक इंडस्ट्री के बारे में दिखाऊंगी। आपको ये एक इंडस्ट्री दिख रही है, रोमी बैग इंडस्ट्रीज़ बेटा, यस मैन्युफैक्चरर मैम। इन इम्फाल हाँ। मणिपुर। ठीक है, देखो ये एक रोमी बैग इंडस्ट्री है। इसके बारे में फेसबुक पर इसके इन्होंने अपना पेज बनाया हुआ है, और इसके बारे में ये कोई वीडियो है इन्होंने, इसमें देखो, ये रोमी बैग इंडस्ट्री लॉन्चेस शू फैक्ट्री टू प्रोड्यूस 4000 पेयर्स पर डे। रोम इंडस्ट्रीज रेडीमेड गारमेंट रिटेलर्स इन इम्फाल। ये रेडीमेड गारमेंट्स, देखो शूज़ फैक्ट्री, रेडीमेड गारमेंट्स। अच्छा, ये जो है, इसके बाद देखो इसकी विकी मैपिया पर भी इसकी जो है आई हुई है कंपनी प्रोफाइल। इसके बाद ये ट्विटर, यानी कि अब देखो इसमें एक जो है एक स्टोरी दी हुई है, अ कॉलेज ड्रॉप आउट टर्न्स सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन मणिपुर। इसके बारे में ये यूट्यूब पर एक स्टोरी भी है। और देखो ये सारे इसके ये दिए हुए हैं, फेमस एंटरप्रेन्योर, ये सब दिए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अब इसमें ये चीज़ें मैंने आपको क्यों दिखाई हैं, क्योंकि ये जो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक में जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो रोमी बैग इंडस्ट्रीज से ही स्टार्ट हो रहा है। देखो, रोमी बैग्स ऑफ मणिपुर, ये एक ट्रू एंटरप्रेन्योर की जो स्टोरी है वो आपकी इस चैप्टर में दी हुई है कि रोमी बैग इंडस्ट्री
जो आज इतनी बड़ी लेवल पर आपको दिखाई दे रही है, ये इंडस्ट्री कैसी है, ये कैसे स्टार्ट हुई, कैसे सेटअप हुई। तो बच्चे अगर आप इस स्टोरी को ध्यान से पढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि इसमें जो रोमी बैग इंडस्ट्री का जो एंटरप्रेन्योर है वो आप ही की तरह का कोई एक स्कूल स्टूडेंट था। स्कूल स्टूडेंट भी नहीं था एक्चुअली, वो इतना पुअर था कि वो इवन स्कूल भी नहीं गया। उसके पेरेंट के पास इतनी, देखो ये इसका नाम है जो रोमी इंडस्ट्री का जो एंटरप्रेन्योर है जिसने इस इंडस्ट्री की स्टार्टिंग की थी, देखो वो है खुम्मोन गम्युम धनचंद्रा सिंह। ये मणिपुर का एक लड़का था। डिड नॉट हैव मच इन लाइफ, द सन ऑफ, अच्छा इसका सन ऑफ अ पुअर टेलर, वो एक पुअर टेलर का बेटा था। ही वॉजंट ब्रॉट अप विद मैनी प्रिविलेजेस। ही सॉ हिज फादर वर्किंग डे एंड नाइट टू अर्न अ मीगर इनकम। ठीक है, उसके फादर जो टेलर थे जो दिन रात मेहनत करते थे। ही सॉ द रिच गेटिंग रिचर, वो देख रहा था कि अमीर लोग तो अमीर होते जा रहे हैं, एंड द पुअर रिमेनिंग पुअर। द बॉय वांटेड टू डू समथिंग मोर इन लाइफ। he could not imagine he could not imagine हाँ क्या गया, he could not imagine a life of stitching cloths relentlessly and earn just enough to survive। मतलब वो बच्चा नहीं चाहता था कि मैं केवल जो है ये relentlessly का मतलब है कि बिना इच्छा के, कि वो नहीं चाहता था कि मैं बिना इच्छा के अपने फादर की तरह से सिर्फ कपड़े सीता रहूं और अपनी ज़िंदगी केवल सरवाइव करने के लिए मैं अर्न करूं। अब इम्फॉल इज़ अ स्मॉल सिटी इन मणिपुर। अब ये इसके सिटी के बारे में बताया। ये मणिपुर की एक सिटी है। हार्ड वर्किंग मैन एंड वुमेन सेंड देयर चिल्ड्रन अवे टू बिगर सिटीज़ सो दैट दे हैव अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रोग्रेस। ठीक है, इन्होंने सभी लोग वहाँ पर अपने बच्चों को शहर में भेजते हैं ताकि वहाँ जाकर वो ग्रो कर सकें। अब इसका जो फादर है कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड हिम और इवन एजुकेट हिम, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था कि वो उसको भेजे, शहर में भेजे या उसको एजुकेट करे। ही जस्ट टॉट हिम व्हाट ही न्यू। उसने केवल उसको एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान देने की बजाय उसने उसको स्किल दी, क्या, टेलरिंग की। ठीक है, उसको टेलरिंग आती थी तो उसने टेलरिंग उसको सिखाई। और फैब्रिक्स स्टिचिंग एंड क्लॉथिंग स्टाइल्स वाज व्हाट द बॉय ग्रू अप विद, कि वो बच्चा जो है सिर्फ टेलरिंग करता हुआ बड़ा हुआ था। देयर वॉज ओनली वन स्यूइंग मशीन एंड द बॉय यूज्ड इट व्हेन हिज फादर वाजंट यूजिंग इट। ठीक है, एक ही मशीन थी तो नेचुरल बात है पहले फादर यूज़ करता था अपनी अर्निंग के लिए, और जब खाली टाइम होता था तो वो लड़का उसको यूज़ कर लेता था। ही लर्नड इट साइलेंटली बिकॉज ही न्यू इट वॉज वॉट हिज फादर वॉन्टेड। उसने धीरे धीरे, जैसे घर में आपने देखा होगा ज़्यादातर किसी भी तरह के अगर फादर का कोई प्रोफेशन होता है इस टाइप का, ख़ासतौर पर स्किल वाला, तो बच्चे धीरे धीरे उसको अपने फादर को करते हुए देखते हैं, देखते देखते सीखते जाते हैं और वो उसमें धीरे धीरे उसमें स्किल ले लेते हैं। अब देखो असली स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई। अब क्या हुआ देखो कि एक ऐसी इंसिडेंट हुई जिसने उसकी लाइफ चेंज कर दी। व्हेन ही स्टिच्ड अ पर्स मेड आउट ऑफ लेफ्ट ओवर फैब्रिक्स फ्रॉम हिज फादर्स स्क्रैप, कि उसने क्या किया, एक बार एक ऐसे ही एक पर्स सी दिया, पर्स स्टिच कर दिया, जैसे बचा हुआ कपड़ा होता है ना, उससे उसने अपने फादर के बचे हुए कपड़े में से, उसके पास स्टिचिंग के लिए कपड़ा आया होगा, उससे एक उसने पर्स स्टिच कर दिया। और उसने ये पर्स जो है अपने फ्रेंड को दिखाया, हु मार्वल्ड एट द यूनिक डिज़ाइन, जिसने वो यूनिक डिज़ाइन जो था उसको थोड़ा सा और उसको जो है डेकोरेट किया और उसके बाद उसने उसको अप्रिशिएट किया। द फ्रेंड इन टर्न, अब जो वो फ्रेंड था उसने ये पर्स जो है शोड द इंटरेस्टिंग पर्स टू हिज अदर फ्रेंड्स, उसने वो पर्स दूसरे फ्रेंड्स को दिखाया। उस वक्त ये तो था नहीं, हमारे पास सोशल मीडिया तो था नहीं कि चलो हमने फेसबुक पर डाल दिया, इंस्टा पर डाल दिया, व्हाट्सएप कर दिए, इस इमेजेस जगह जगह अपने स्टेटस पर लगा ली, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ उस वक्त जो है कोई भी, उसने भी जस्ट ऐसे ही अपने फ्रेंड्स को दिखाया। अब उनके फ्रेंड्स ने कहा कि भाई ये पर्स तो तू हमारे लिए भी बना दे, हमारे लिए भी बना दे। जैसा कि एक नॉर्मली हम लोग फ्रेंड्स को बोल देते हैं, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, तुम ये हमारे लिए भी बना दो। तो उन्होंने भी कहा। इससे अब देखो उस बच्चे के अंदर बिजनेस माइंड था। अब नॉर्मली हम लोग इस टाइप की बातों को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखोगे
कि उस बच्चे के अंदर बिजनेस माइंड था। उसने कहा कि ही इट लेड हिम टू वंडर इफ देयर वाज अ मार्केट फॉर हिज डिज़ाइंस। उसके दिमाग में आया कि अगर मान लो मेरा ये पर्स सब लोग ऐसे ही मेरे से बनवाना चाहते हैं, इसका मतलब इसका कोई मार्केट हो सकता है। मार्केट हो सकता है मतलब मैं कहीं ऐसी जगह हो सकती है, या इसके बहुत सारे, अगर मैं सबको इसको सेल आउट करना चाहूँ तो बहुत सारे इसके बायर भी हो सकते हैं। एंड ही न्यू ही हैड स्टम्बल्ड ऑन हिज बिजनेस वेंचर, ही मेड अ बिजनेस प्लान and launched a purse making venture रोमी बैग्स इन 1996। 1996 में इसने रोमी बैग्स की शुरुआत की, ठीक है। और ये वाज नॉट वन टू डू एनीथिंग ऑन अ whim। ही नोटिस द डिमांड ऑफ हिज प्रोडक्ट एंड ही कैलकुलेटेड हिज कॉस्ट। उसने सिर्फ ये नहीं है कि ऐसे ही शुरू कर दिया, उसने पूरे प्लानिंग के साथ काम किया। अब आप लोगों को भी, हम लोग इतने एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, आपको गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग फंड्स भी दिए, आपको थोड़ा सा कहा भी आप लोग कि अपने बिजनेस आइडियाज़ नए लगाओ। तो नई चीज़ लाने के लिए आपको प्रेरित किया जा रहा है। तो उसने भी सिर्फ ऐसे ही नहीं किया कि चलो जी ठीक है हमने मार्केट में कर लिया। उसने पूरी, ही नोटिस द डिमांड ऑफ हिज प्रोडक्ट एंड ही कैलकुलेटेड हिज कॉस्ट एक्सपेंस एंड एक्सपेक्टेड इनकम। उसने सारी डिमांड नोटिस करके और उसके बेस पर फिर उसने धीरे धीरे उसकी कॉस्ट वगैरह सब कैलकुलेट की और उसके हिसाब से अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाया। अब देखो 96 में इसने बिज़नेस की शुरुआत की है और 2007 में उसको नेशनल अवार्ड भी मिल गया फॉर बैग मेकिंग अंडर माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्योंकि गवर्नमेंट जो है, आप इस चैप्टर में पढ़ोगे कि गवर्नमेंट माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए बहुत स्टेप्स उठाती है। तो उसके अंडर इसको ये नेशनल अवार्ड मिला फॉर हिम, दो इट इज़ जस्ट द बिगनिंग। कुंभोंग्यमम धनचंद्रा सिंह हैज़ चेंज हिज लाइफ बाय शेयर ग्रिट प्रिजर्वेंस एंड हार्ड वर्क। कि उसने जो कंटिन्यूटी के साथ उसने जो हार्ड वर्क किया, उसकी वजह से आज आपने देखा कि ये कितना आगे जा चुका है। यू कांट लेट एनीथिंग स्टॉप यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। ये देखिए आपके लिए एक लाइन है कि आपको कोई भी चीज़ आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। यू कांट लेट एनीथिंग स्टॉप यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड, कि आपको कोई भी चीज़ आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। यू कांट बिकम अनसक्सेसफुल और रीच द टॉप इफ़ यू डोंट लिसन एंड हियर इफेक्टिवली। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत ध्यान से ना सोचोगे ना समझोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। यानी कि सक्सेस मिलने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप अपने एनवायरनमेंट को, चीज़ों को सोचो, सुनो और समझो, और समझकर उसका बेनिफिट उठाओ, जैसा कि इसने बच्चे ने किया। 1996 में इसने बैग्स की शुरुआत की और आज हम रिज़ल्ट देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो है ये इंडस्ट्री में, ये जो उसकी रोमी बैग्स की इंडस्ट्री कितनी आगे जा चुकी है। इसको 2007 में अवार्ड भी मिल चुका है। अब तो ये इंडस्ट्री फिर भी 25 ईयर्स ओल्ड हो चुकी है, लेकिन आप सोचिए 2007 में अगर इसको अवार्ड मिल गया था, इसका मतलब ये विद इन 10 ईयर एक, समझ लो बिल्कुल बिल्कुल पुअर बॉय जिसके पास कोई साधन नहीं था, कोई सोर्स नहीं था, वो अपनी एक पूरी एक इंडस्ट्री सेटअप कर पाया। अब इस चैप्टर में, ठीक है, अब आपको ये लगता होगा कि ये बच्चा तो चलो ठीक है कर गया, हम कैसे कर सकते हैं। तो आप जब आप स्कूल में हो तो आप देख रहे हो कि आपको भी इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ देने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपको फंड्स दिए गए हैं, आपको टीचर्स का भी साथ मिल रहा है, और साथ में आपको बताया था जैसे टीवी पर भी प्रोग्राम्स आते रहते हैं तो फंडिंग वगैरह भी मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में डिटेल में करेंगे। अब देखो सबसे पहले मैंने बात की थी एमएसएमई की, ठीक है, कि आपके सिलेबस में एमएसएमई है, कि एमएसएमई क्या होती हैं। इसको एमएसएमई की फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। पहले केवल सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब ये डेफिनेशन चेंज होकर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ से पढ़कर ये इसमें माइक्रो इंडस्ट्रीज़, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ को इंक्लूड कर दिया गया है। और इनकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया जाता है कि ये जो हैं दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट प्रोसेस, कि किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड एज अ टोटल लिंक इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन
एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। कि ये जो एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ हैं, ये किसी भी कंट्री का को इंडस्ट्रियलाइज अगर करना है, आपको पता है कि हमारी जो कंट्री है पहले एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चल रही है ना, इंडस्ट्रीज़ बढ़ती जा रही हैं। तो ये इंडस्ट्रीज़ की तरफ अपनी किसी भी कंट्री को बढ़ाने के लिए एमएसएमई का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। चाहे आप देखोगे, अगर अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखोगे तो आप देखोगे कि उसमें से 95% चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ, वो माई एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ की देन है। ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयमेंट करते हैं, यानी जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, वो एमएसएमई के अंडर करते हैं, और हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो भी ज़्यादातर ये इंडस्ट्रीज़ ही करती हैं। ठीक है। बाय वाइडनिंग एंटरप्रेन्योरल बेस एंड यूज़ ऑफ लोकल रॉ मटेरियल एंड इंडिजिनस स्किल। लोकल रॉ मटेरियल यानी कि जो रॉ मटेरियल उनके आसपास होता है वो उसको यूज़ करती हैं। इंडिजिनस स्किल मतलब कि जो घरेलू टेक्निक है, घरेलू नॉलेज है, उसको ये यूज़ करती हैं। घरेलू का मतलब जो इंडिया के अंदर जो पुरानी जो हमारी एक चली आ रही हैं चीज़ें, अपने घरेलू तरीके से ये काम करती हैं। MSME dominate the industrial scenario in the country with sizable proportion of labor force and tremendous export potential। कि हमारे यहाँ अभी आप जब इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे ना, तब आपको लगेगा अरे हम तो इसको बड़ा स्मॉल बिग इंडस्ट्री समझते थे। जो पहले तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ होती क्या है। कि हम ये माने कि ज़्यादातर जो लेबर है आज के टाइम में, ज़्यादातर जो लोग एम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं, मतलब एम्प्लॉयड हैं, वो इन इंडस्ट्रीज़ में ही एम्प्लॉयड है। तो वो हमें कैसे पता लगेगा? तो देखो, सबसे पहले तो हम इसकी वो देखते हैं डेफिनेशन। देखो, माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, आपको ये 3 तरह की इंडस्ट्री दिखाई दे रही हैं। एम एम एस एम ई, MSME, ये होती क्या है? कैसे हम किसी इंडस्ट्री को स्मॉल मानते हैं? देखो, किसी इंडस्ट्री को स्मॉल मानना है या बिग मानना है, ये कई क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है। ठीक है। कि जैसे कई बार क्राइटेरिया होता है कि वहाँ पर मशीनरी कैसी यूज़ की जाती है, तो हम क्या देते हैं, ये माइक्रो है, ये स्मॉल है। कई बार क्राइटेरिया सेट किया जाता है पावर का, कि वहाँ पर पावर यूज़ होती है या नहीं होती। कई बार जो क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है वो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ का हो जाता है। इंडिया में जो क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है किसी कंट्री को, किसी भी बिजनेस को माइक्रो या स्मॉल या मीडियम मानने का, वो क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट। कि उस इंडस्ट्री में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि उन्होंने जो अपने प्लांट एंड मशीनरी जो खरीद रखी हैं, वो कितनी वैल्यू की खरीदी हुई है, उन्होंने कितना उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है। तो आपको देखो, जैसे स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा कि एक माइक्रो एंटरप्राइज मानी जाएगी, जिसमें माइक्रो, बेटा माइक्रो का मतलब क्या होता है? बहुत छोटी, सूक्ष्म, वो है। इंडिविजुअल। हाँ जी, विच इज़ नॉट। मैम इंडिविजुअल। नहीं नहीं बेटा, हाँ, इंडिविजुअल माइक्रो का मतलब इंडिविजुअल माइक्रो इकोनॉमिक्स से आप कह रहे हो। यहाँ पर जो मैं बिजनेस स्टडीज़ में जब बात कर रही हूँ ना माइक्रो की, माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटी यूनिट। जैसे आप साइंस में कहते हो माइक्रोस्कोप, है ना, जो किसी बहुत सूक्ष्म चीज़ को देखने के लिए बनी हो दूरबीन, उसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे आपने कहा इंडिविजुअल, यहाँ पर मैं कह रही हूँ माइक्रो एंटरप्राइज। तो माइक्रो का मतलब क्या है? माइक्रो का मतलब है बहुत ही छोटा, जो एक बहुत बड़े समुद्र में एक जो छोटी सी कंट्रीब्यूशन होती है उसको बोल देते हैं माइक्रो। बहुत छोटी चीज़। कई बार हम उसको कह देते हैं जो विजिबल ना हो, मतलब हर जगह उसका थोड़ा सा मीनिंग कंटेक्स्ट वाइज चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, माइक्रो एंटरप्राइज का मतलब क्या है? ऐसी यूनिट, ऐसे बिजनेस एंटरप्राइजेज जिसमें देखो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ रुपए तक हो, 1 करोड़ रुपए तक हो। यानी कि छोटे से छोटे अमाउंट से लेकर, अगर 1 करोड़ रुपया तक उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट कर रखा है,
और उनकी जो सेल है, ईयरली सेल जो है 5 करोड़ रुपए या उससे कम है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? माइक्रो हाँ एंटरप्राइज। जी, उसको हम माइक्रो इंडस्ट्री का नाम दे देते हैं। ठीक है, और फिर ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने जो अपने पॉलिसीज़ बना रखी हैं, डेवलपमेंट पॉलिसीज़ बना रखी हैं, उसमें हर तरह की इंडस्ट्री के लिए अलग अलग जो है उन्होंने प्लान्स तैयार किए हुए हैं। तो उनमें उनको किस प्लान का बेनिफिट किस इंडस्ट्री को मिलेगा, ये देखने के लिए हर इंडस्ट्री को पहले डिविजनाइज इन्होंने किया हुआ है, उसको डिवाइड किया हुआ है। और वो डिवीज़न की हुई है इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ या उससे कम हो और टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा ना हो। टर्नओवर का मतलब होता है सेल, रेवेन्यू कलेक्शन, समझ रहे हो? टर्नओवर का मतलब क्या है? रेवेन्यू कलेक्शन। हाँ जी, उनका जो वो सामान बेचते हैं तो उनका कितना उनका रेवेन्यू होता है या सेल होती है। ठीक है, फिर दूसरा है इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल एंटरप्राइजेस। अब देखो स्मॉल क्या हो गई? माइक्रो से बड़ी, लेकिन बड़ी से छोटी, है ना? अब इसमें देखेंगे हम, तो देखें ऐसी यूनिट जिसमें 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा लगा हो और 10 करोड़ रुपए या उससे कम लगा हो। ठीक है, उसको भी हम स्मॉल एंटरप्राइज का नाम देंगे और इसको वो बेनिफिट्स मिलेंगे जो गवर्नमेंट ने स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए बनाए हैं। और इसमें जो टर्नओवर क्राइटेरिया है वो है 50 करोड़ रुपीज़ का। ठीक है, जहाँ पर अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा और 50 करोड़ से कम हो साल की, तो उसको हम एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज की कैटेगरी में रखेंगे। फिर आ जाएंगी मीडियम एंटरप्राइजेस, कि हम उनको मीडियम कहते हैं। मीडियम कब कहेंगे? जब 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपए तक अगर किसी इंडस्ट्री में लगा हो तो उसको हम मीडियम इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। और उसमें जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ या उससे कम होनी चाहिए। ठीक है, और अगर बिजनेस में इससे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, 50 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा पैसा लगा हुआ होगा, तो उसको एमएसएमई के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे और उनको हम लार्ज इंडस्ट्रीज़, लार्ज कैप इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया? मतलब हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है: माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। ठीक है, और ये जो चैप्टर है ये आपका एमएसएम के लिए को डिवोटेड है, उसके बारे में आपको इसमें बताया गया। लार्ज इंडस्ट्रीज़ के बारे में इसमें नहीं बताया गया। ठीक है, अच्छा अब ये देखो माइक्रो एंटरप्राइज हमारी कंट्री में, आप देखो, ये देखो कि हमारी कंट्री में जितनी भी टोटल इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी टोटल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें आप देखोगे कि 99.4% इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो माइक्रो हैं। ठीक है, अब आपको जैसे हम मैं कह रहे थे ना, हम बता रहे थे कि ज़्यादातर जो एम्प्लॉयमेंट है वो एमएसएमई में है। तो आप देखोगे कि हमारी कंट्री का 99.4% जो है वो टोटल जो एमएसएमई है उसके अंदर 99.4% इंडस्ट्रीज़ माइक्रो हैं, 0.52 यानी आधा % इंडस्ट्रीज़ स्मॉल हैं और बहुत ही छोटा सा शेयर मीडियम इंडस्ट्रीज़ का है। तो जब ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ इसी उसके अंदर आ रही हैं तो इसका मतलब हमारे यहाँ जितने भी जो लोगों की एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादातर इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही है। तो इसलिए इसका मतलब क्या है कि रियली में किसी भी हमारी कंट्री की डेवलपमेंट जो है वो इस इंडस्ट्री की डेवलपमेंट पर ही डिपेंड करती है। अगर एमएसएमई की तरफ ध्यान ना दिया जाए, गवर्नमेंट इनके डिप्रेशन टाइम को, इनमें भी डिप्रेशन टाइम आता है, इनमें भी मांग की कमी होती है, डिमांड कम होती है प्रोडक्ट की, इनको भी फंड्स की प्रॉब्लम होती है। ये सारी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं ये आप इस चैप्टर में ध्यान से पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे। तो उनको अगर गवर्नमेंट रिमूव करने की कोशिश ना करे तो हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत कम रह जाएगी और जो है हाँ वो घट जाएगी। और उसको बूस्ट अप करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले एमएसएमई की तरफ ध्यान दिया जाए। अब इन्होंने थोड़ा सा इसमें डाटा भी दिया हुआ है, आपको एमएसएम समझ में आ गया तो
कि MSME प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूट टू 29% ऑफ GDP 29% ऑफ GDP एंड 49.66% ऑफ एक्सपोर्ट। कि हमारे यहाँ जो टोटल GDP क्या होता है बेटा? GDP का मतलब है हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक हमारी कंट्री में जो टोटल प्रोडक्शन हुई है, जो टोटल प्रोडक्शन एग्रीकल्चरल और सारी सब चीज़ों की मिलाकर, सर्विसेज की भी मिलाकर, तो उसमें से 29.7% जो है वो MSME कंट्रीब्यूट करती हैं, और नियरली आधे एक्सपोर्ट MSME से ही बनते हैं। हाँ जी, दिस सेक्टर ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट टू नियरली 60 मिलियन पीपल थ्रू 28.5 मिलियन एंटरप्राइजेज। ये सिर्फ सिर्फ इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए बताया जा रहा है, आपको ये डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है। कि ये देखो कि अराउंड जो है 60 मिलियन पीपल की, आपको सिर्फ एक इसकी इम्पोर्टेंस बताई जा रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ इसी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। MSME आर कम्प्लीमेंट्री टू लार्ज इंडस्ट्रीज एज एंसिलरी यूनिट्स। बेटा इसमें नए नए शब्द आ रहे हैं तो थोड़ा सा मैं इसलिए इसको डिटेल में पढ़ा रही हूँ। बिल्कुल एंसिलरी यूनिट्स के रूप में ये लार्ज इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती हैं। जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या है, वो बहुत बड़ी बड़ी हैवी चीज़ें बनाती हैं। जैसे मान लो ऑटो इंडस्ट्री है, कार्स बन रही हैं, कार्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है, तो उसके अंदर जो स्पेयर जितने भी पार्ट्स लग रहे हैं, आपको पता है कार कैसे बनती है, कि कार के अंदर अलग अलग पार्ट्स को असेंबल किया जाता है। पता है ना बेटा ये आपको, ये चीज़ कार कैसे Yes, बनती है, ma'am. कि Yes, उसके हर ma'am. पार्ट को हम अलग अलग कर सकते हैं। फ़ोन्स कैसे बनते हैं, अलग हर पार्ट को अलग अलग कर सकते हैं, यानी ये असेंबली होती है। तो इन असेंबल्ड, ये जो असेंबली तो लार्ज इंडस्ट्रीज़ में हो गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ इनके लिए बना दी गई जहाँ पर बहुत पैसा इन्वेस्ट हुआ, लार्ज इंडस्ट्रीज़ में ये चीज़ें बन गई। लेकिन इनको जो जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो कौन सप्लाई करेगा इनको? Small industry. Small industries. हाँ जी, MSME, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ या MSME में से कोई भी अलग अलग पार्ट डिपेंड करेगा, कि बड़ा पार्ट है, छोटा पार्ट है। जैसे इंजन कौन सप्लाई कर रहा है, उसके टायर सप्लाई करने के लिए हो सकता है माइक्रो इंडस्ट्री, ये सॉरी मीडियम इंडस्ट्री सेट की गई हो, उसकी सीट कवर सप्लाई करने के लिए हो सकता है माइक्रो इंडस्ट्री में काम चल रहा हो, तो मतलब किसी भी इंडस्ट्री में हो सकता है। तो ये एंसिलरी यूनिट्स हैं, यानी ये उसको सपोर्ट करती हैं एंड फॉर्म ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ वैल्यू चेन फॉर बिल्डिंग अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर इंडिजिनस स्किल ग्रास रूट इनोवेशन एंड। ये इंडस्ट्रीज जब होती हैं तो ये हमारी कंट्री में जो अपने यहाँ से जो डेवलप्ड स्किल है और इनोवेशन, इनोवेशन मतलब नए नए आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती हैं। तो दिस सेक्टर प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम सिंपल, देखो ये जो हैं हर तरह के प्रोडक्ट बनाती है, जैसे फ्रॉम सिंपल कंज्यूमर गुड्स टू हाई प्रिसीशन सोफिस्टिकेटेड फिनिश्ड प्रोडक्ट। आप एक बार मुझे अपने आसपास देखकर बताओगे कि आप अगर इस वक्त आपके आसपास आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो आपको लगता हो कि ये बड़ी फैक्ट्री में नहीं बनती होंगी, ये MSME में बन जाती होंगी? Ma'am, tube light. ट्यूबलाइट, चलिए ठीक है, और बताओ। Chairs. हाँ जी, चेयर्स, फर्नीचर। Ma'am, study table. हाँ जी, स्टडी टेबल, आपके किचन में जितने भी अप्लायंसेस हैं ज़्यादातर वो सब चीज़ें, ठीक है, आपके बैग्स, आपकी बुक्स, आपकी नोटबुक्स, ज़्यादातर जो हैं ये चीज़ें हमारी आजकल। वैसे तो देखो जो भी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें ये भी ये MSME में भी बन रही हैं और लार्ज में भी बन रही हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। क्योंकि MSME को आप आगे पढ़ोगे कि लार्ज जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे compete करना पड़ रहा है। आजकल आप देख रहे हो ना कि जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं वो रिटेलिंग भी कर रही हैं। पहले रिटेलिंग का काम क्या था, केवल स्मॉल करते थे, रिटेल समझ रहे हो, छोटे सामान जो कंज्यूमर्स को बेचने का काम पहले क्या था, सिर्फ माइक्रो इंडस्ट्री करती थी। छोटे छोटे दुकानदार होते थे, सब्जी बेचना है या कोई ग्रॉसरी का सामान बेचना है। लेकिन आजकल धीरे धीरे ये भी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चे, लार्ज पर जा रहा है ना, ऑनलाइन बेच रहे हैं। ऑनलाइन भी जा रहा है। और बड़े बड़े इसके वो खुल गए हैं, आपको देख रहे हो मॉल वो खुले हुए हैं, क्या स्टोर्स खुले हुए हैं 24/7 आवर्स के, जहाँ बहुत पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है, डिपार्टमेंटल चेन बनी स्टोर्स। हुई है पूरी, है ना।
तो अब कोई भी चीज़ हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ हम कि ये सिर्फ एमएसएमई के लिए रिजर्व्ड है और ये सिर्फ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए रिजर्व है। आज के टाइम में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं, पहले तो गवर्नमेंट ने शुरू में तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए सब चीज़ों को एमएसएमई के लिए काफ़ी चीज़ों को रिजर्व कर रखा था कि केवल ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़ ही बनाएंगी। लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे जब से लिबरलाइजेशन आया है हमारी कंट्री में, तब से हर चीज़ लार्ज स्केल पर भी हो रही है, स्मॉल स्केल पर भी हो रही है। ठीक है, तो हम अपने आसपास देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़ास तौर पर जिसको हम अनब्रांडेड भी कह देते हैं, वो ज़्यादातर चीज़ें तो श्योर है कि वो एमएसएमई से बनी है। और हो सकता है बहुत सारी ब्रांडेड चीज़ें भी आपको एमएसएमई की ही दिखाई दें। ये हम सामान देखकर अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हमें जहाँ पर वो बनी है उसकी इन्वेस्टमेंट देखकर अंदाज़ा लगा हमें पता लगेगा कि वो इंडस्ट्री एमएसएमई के अंडर आई थी या लार्ज के अंदर। लेकिन फिर भी हम एक रफ़ आइडिया ले सकते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं जो एमएसएमई की देन है। तो रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल ऑफ दिस सेक्टर फॉर द नेशनल डेवलपमेंट, दिस सेगमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एनकरेज्ड। देखो यहाँ आ गई ना बात कि जब इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट में, एक्सपोर्ट में, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो इसको एनकरेज कर रही है इन बोथ इन प्री रिफॉर्म एंड पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। प्री रिफॉर्म पीरियड क्या होगा बेटा? जो मैंने आपको बताया ना 1991 के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, बहुत छूट दी जा रही हैं, बहुत चीज़ों को चेंज किया जा रहा है। तो ये प्री रिफॉर्म यानी उससे पहले, यानी 1991 से पहले की बात भी और 1991 के बाद भी, हर टाइम पर फॉर फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंट एंड रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, गवर्नमेंट इनको बहुत बढ़ावा दे रही है ताकि हर रीजन सेल्फ रिलायंस हो। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या? आत्मनिर्भर। और रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि ताकि गांव में ही इंडस्ट्रीज सेट हो सकें और जो गांव के लोग हैं वो लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट ना रहकर वहाँ पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इंडस्ट्रीज सेट हो सकें और जो शहरों में उनके माइग्रेशन की प्रॉब्लम है वो भी कम हो सके। इन इंडिया द एमएसएमई कंसिस्ट ऑफ बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न स्मॉल इंडस्ट्रीज। ट्रेडिशनल का मतलब क्या है कि जो पुराने टाइम से भी चली आ रही हैं, जहाँ पर केवल, अभी आप इसकी भी डेफिनेशन पढ़ोगे, ट्रेडिशनल का मतलब क्या है कि जहाँ पर लोग अपने पुराने तरीके से काम करते हैं और जो पीढ़ी दर पीढ़ी काम चला आ रहा है उसको हम ट्रेडिशनल भी बोल देते हैं। और मॉडर्न का मतलब जहाँ पर आज पावर से काम हो रहा है, मशीनों से काम हो रहा है और नए ज़माने की इंडस्ट्रीज़ हैं। और देखो इस सेक्टर के 8 सब ग्रुप्स हैं। देखो ग्रुप्स क्या हैं? हैंडलूम इंडस्ट्रीज़। हैंडलूम क्या होते हैं पता है आपको? हैंडलूम्स क्या होते हैं? जहाँ पर हाथ से बुनाई करके कपड़ा बनता है। तो आजकल ये पावर हैंडलूम होते हैं जहाँ हाथ से होते हैं ना, दरियाँ बना रहे हैं, चादरें बना रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं, उनको हैंडलूम्स बोलते हैं, हाथ से करते हैं काम। और आजकल ये पावर लूम, हैंडलूम हो गया तो ट्रेडिशनल हो गया, और आजकल ये काम मशीनों से होने लगा है तो वो पावर लूम्स कहलाते हैं। ठीक है। हैंडीक्राफ्ट्स आपको पता ही है, हाथ से बनाने वाली छोटी मोटी डेकोरेटिव आइटम्स हो गई। कॉयर, कॉयर होता है जूट का काम, जूट का काम। सेरिकल्चर, रेशम का। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़, ये एक अलग से इन्होंने एक डेफिनेशन दी हुई है कि जो विलेज में इसकी अलग डेफिनेशन है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है आपकी ये आ गई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ आ गई जो कि इसकी अलग से डेफिनेशन है। एंड पावर लूम्स, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड पावर लूम्स ये मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं, बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ ट्रेडिशनल हैं। द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज एंड कोयर सेगमेंट इज़ अनदर मेजर कंट्रीब्यूटर टू द ग्रोथ ऑफ एमएसएमई। हमारे यहाँ जूट इंडस्ट्रीज़ का बहुत ज़्यादा काम है और जो है इंडिया इसका एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर माना जाता है। और मैनी ग्लोबल कंपनीज आर इंक्रीजिंगली लुकिंग टू इंडियन एमएसएमई, और बहुत सारी जो ग्लोबल बड़ी बड़ी कंपनी हैं वो एमएसएमई के साथ आजकल पार्टनरशिप करने के लिए जो है अवसर देख रही हैं, बेनिफिट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रही हैं, और जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनको कैपेबिलिटी दिखाई दे रही है। अब देखो इन्होंने एक, देखो ये बॉक्स में ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एमएसएमई द डाइवर्सिटी ऑफ द इंडियन एमएसएमई सेक्टर। यानी कि ये आपको बता रहा है कि एमएसएमई सेक्टर है वो धीरे धीरे कहाँ किन किन एरिया में एंटर कर रही है। देखो ये कह रही है इसने जो
मार्स ऑर्बिटर मिशन प्रोब था, जो मार्स का मिशन हुआ था ना, मार्स पर हमारा जो मंगलयान गया था, उसमें कह रहे हैं कम से कम 10 कंपोनेंट उसके जो है MSME ने प्रोवाइड किए थे। इंडियाज़ फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी स्पेस मिशन है ना, जो एक मंगलयान चंद्रयान वगैरह आप सुन रहे हो, कह रहे हैं इवन इसने उसके अंदर भी इसके MSME में बनाए गए जो हैं कंपोनेंट्स लगे थे। ये सारा आपको इसमें बताया। चलो ये इसकी आपको इम्पोर्टेंस दिखाई है। चलिए अब ये मीनिंग आ गया, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इंडिया में जो है MSME एक्ट बनाया गया है, MSME ED एक्ट 2006, ये बनाया गया है इन इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। द emergence ऑफ अ लार्ज, ये देखो आपको यहाँ पर दिख रहा है, द emergence ऑफ अ लार्ज सर्विस सेक्टर हैज़ नेसेसिटेड द गवर्नमेंट टू इंक्लूड अदर एंटरप्राइजेज covering both small scale industries sector and related services entities under the सेम अम्ब्रेला। कि पहले तो क्या था, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को MSME की प्रोटेक्शन मिलती थी, ठीक है। अब जो है हमारे यहाँ जब इतना सर्विस सेक्टर, बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो केवल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अब ये उनको भी इसके अंडर ले आए हैं। स्टार्टिंग में केवल मैन्युफैक्चरिंग को रखते थे ये, लेकिन धीरे धीरे अब जो है इसमें सर्विसेज भी इंक्लूड की जाने लगी हैं, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ द स्मॉल एंटरप्राइज वाज टेकिंग प्लेस, ग्रोइंग इनटू मीडियम एंटरप्राइजेज एंड दे वर रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू रिमेन कम्पिटिटिव इन फास्ट ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, ठीक है। ये कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि केवल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए बात होती थी, लेकिन धीरे धीरे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको मीडियम एंटरप्राइजेज में कन्वर्ट होना पड़ा। उनको भी जो है मशीनें वगैरह, जो हायर टेक्नोलॉजी की मशीनें हायर करनी पड़ी, ताकि वो पूरे जो वर्ल्ड में अपने आप को कम्पिटिटिव शो कर सकें। तो इट वाज नेसेसरी टू एड्रेस द कंसर्न ऑफ सच एंटरप्राइज एज माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंड प्रोवाइड देम विद अ सिंगल लीगल फ्रेमवर्क। तो फिर गवर्नमेंट को समझ में आया, ये चीज़ दिखी कि सबको सभी को जो है सपोर्ट देने के लिए और उनको प्रोटेक्शन देने के लिए एक अलग से एक एक्ट बनाया जाए, जिसमें ना केवल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ बल्कि माइक्रो एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ को भी इंक्लूड किया जाए, और नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग बट ऑल्सो सर्विस सेक्टर को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया। और ये इस तरह से MSMED एक्ट आया 2006 में, एक कानून बना, और ये जो है एड्रेस द इशू रिलेटेड टू इट्स डेफिनेशन, उसके अंदर जो है ये सारी डेफिनेशंस क्लियर की गई। और ये जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ ना, ये जो इन्वेस्टमेंट का मैंने आपको दिखाया, ये जो क्राइटेरिया ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। शुरू में ये 5 लाख से स्टार्ट हुआ था, पहले 5 लाख की इंडस्ट्रीज़ को कहते थे माइक्रो। तो ये जो है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो ये हो सकता है आप लोगों के पास पुरानी बुक हो तो वहाँ पर ये क्राइटेरिया अलग से दूसरा दिखाया हो, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि ये चेंज होता रहता है, ठीक है। ये क्राइटेरिया टाइम टू टाइम जो है अपग्रेड किया जाता है। और अब देखो ये कह रहा है मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज एंड सर्विस रिलेटेड एंटरप्राइजेज ऑल्सो। देखो अगर माइक्रो में इतनी मतलब इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया सर्विसेज का अलग है, वैसे तो उस टाइप की भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो MSMED एक्ट के अंडर कवर की जाती हैं, ठीक है। फिर ये विलेज इंडस्ट्रीज़ अलग हैं। विलेज इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? एज एनी इंडस्ट्री लोकेटेड। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, चलिए मैं अब करते हैं इसको। तो ये जो रूरल एरिया में सेटअप होती है उसे विलेज इंडस्ट्रीज़, और दूसरी को कॉटेज इंडस्ट्रीज़ भी बोलते हैं। चलिए बाकी हम रोल ऑफ MSME इसको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम ओवर करते हैं।